Chief Secretary Sri Atal Lulu, Director IIM Professor B.S. Sahai, Sri S.P. Vaid, Shahzad Alam, distinguished guests, ladies and gentlemen. I am pleased to be with all the aspiring entrepreneurs, innovators, youth leaders, academicians, and industry experts. I would like to congratulate the Ministry of Youth Affairs and Sports, the Global Counter-Terrorism Council, IIM Jammu, and all other associate departments for organizing BRICS Youth Council Entrepreneurship Run-Up event in Jammu and Kashmir. The Youth Entrepreneurship Mission today is important not only for India, but the entire world, and both Global North and Global South are looking at their massive demographic dividend to meet the biggest developmental challenges of 21st century. The prime objective of this run event is to provide a robust platform to young entrepreneurs of Jammu and Kashmir to showcase their business ideas and entrepreneurial initiatives, and also use this as a startup pitching event that will further foster a culture of innovation essential for sustainable growth. I am confident the panel discussion and idea-based competition today at the run-up event before main event in March in New Delhi will witness birth of some groundbreaking innovation and business models, and also equal enthusiastic response from mentors, investors, and industry experts. The youth of Jammu and Kashmir who are interested in entrepreneurship, innovation, and awaiting opportunity to make invaluable contribution for youth-led development will be able to share ideas and forge partnership with other budding innovators. अगर मित्रों हम देखें तो एक दशक पहले तक चुनौती दूसरी थी। इनोवेटिव आइडियाज़ को किस प्रकार मार्केट में उतारा जा सकता है, लेकिन पिछले 10-11 वर्षों में चुनौती को देश ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अवसर के रूप में बदला है। जिस तेज गति से भारत इनोवेशन इकोसिस्टम और स्टार्टअप्स स्थापित करने में सफल हुआ है, मुझे लगता है कि उस पर हम गर्व कर सकते हैं। इनोवेशन स्टार्टअप्स की गति को अगर उपलब्धियों को मेजर करने का मापने का उनकी उपलब्धियों को मापने का काम किया जाए तो मैं समझता हूं कि 3 दशकों की उपलब्धियों की बराबरी करने में हम पिछले 10 वर्षों में सफल हुए हैं। अगर आप देखेंगे तो देश के सभी 625 डिस्ट्रिक्ट्स में आज कोई न कोई नया स्टार्टअप चल रहा है। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन इंडस्ट्री तथा इंटरनल ट्रेड DPIIT के 15 जनवरी 2025 के आंकड़े के मुताबिक 1,59,000 स्टार्टअप्स आज ऐसे हैं जिन्हें ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया जा चुका है, आधिकारिक रूप से जिन्हें मान्यता मिली हुई है। डॉक्टर वैद बता रहे थे 2016 में ये संख्या 500 थी जिन्हें DPIIT की मान्यता प्राप्त थी। ये जो रिफॉर्म हुए हैं तथा जिस तेज गति से हम आगे बढ़े हैं उनकी सहज रूप से हम कल्पना कर सकते हैं। सच है कि अमेरिका और चीन के बाद इनोवेशन और स्टार्टअप के मामले में हम दुनिया में तीसरे नंबर पर हैं, और मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटीज़, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस तथा इंडस्ट्री के सहयोग और कोलैबोरेशन से एंटरप्रेन्योरशिप के लिए युवाओं को प्रोत्साहित जितना हम करेंगे उतना बेहतर परिणाम हम हासिल करेंगे। 10 वर्षों की जो तरक्की है उसके आधार पर ये कहा जा सकता है टेक्नोलॉजी में इनोवेशन और विकास को गति देने के लिए जितना क्लोज कोलैबोरेशन होगा
उतनी हमारी गति तेज होगी, स्थानीय समस्याओं का समाधान हम कर सकेंगे तथा युवाओं के इनोवेटिव आइडियाज़ को कॉमर्शियल बनाने के लिए आवश्यक जो सपोर्ट है या वैसा इकोसिस्टम है, उस दिशा में भी हमें सफलता मिलेगी। आज जैसा बताया गया कि रन अप इवेंट में इंडस्ट्री के लोग भी शायद मौजूद हैं। विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगा कि एक दशक की उपलब्धियों से हम संतुष्ट नहीं हो सकते। तेजी से हो रहे बदलाव, भारतवर्ष की ज़रूरतों, इंडस्ट्री की मांग और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में तैयार हो रहे युवा टैलेंट पूल के बीच सच में अभी भी डिस्कनेक्ट बना हुआ है और इस डिस्कनेक्ट को कैसे जल्दी से जल्दी हम कम कर सकते हैं या पूरी तरह ख़त्म कर सकते हैं, सभी स्टेक होल्डर्स के बीच मुझे लगता है कि ट्रांसपेरेंट संवाद और क्लोज कोलैबोरेशन की सख्त ज़रूरत महसूस की जाती है। इससे नए इन्वेंशंस और आउटकम बेस्ड रिसर्च को भी गति मिलेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इनोवेशन इकोसिस्टम को सशक्त बनाने के लिए रिसर्च और आउटकम के पेटेंट पर बहुत जोर दिया है पिछले कुछ वर्षों में। एक समय था जब इस दिशा में हम बहुत पीछे थे। 13-14 की अगर मैं बात करूं तो पूरे भारतवर्ष में महज 4000 पेटेंट ऑफिशियली मंजूर किए गए थे। 23-24 में ये संख्या बढ़कर 1 लाख से ज़्यादा हो गई है और मुझे लगता है कि एक रिकॉर्ड है कि हर 6 मिनट में एक नई टेक्नोलॉजी के आईपी प्रोटेक्शन के लिए आज हिंदुस्तान में एप्लीकेशन फाइल की जा रही है। 27,000 से ज़्यादा पेटेंट का डिज़ाइन रजिस्टर हो चुका है और लगभग 1.25 लाख युवाओं ने टैकथॉन फिनाले में अभी हिस्सा लिया। ये आंकड़े हमें निश्चित रूप से उत्साहित करते हैं, इस बात को प्रमाणित भी करते हैं कि इनोवेशन, इंक्यूबेशन, एंटरप्रेन्योरशिप को गति देने के लिए भारत आगे बढ़ रहा है और आज हमारे देश में डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमने काफ़ी बड़ी छलांग लगाई है। आज हम नए आइडियाज़ के पेटेंट के मामले में टॉप 10 कंट्रीज में शामिल हो गए हैं। यूनिकॉर्न की बात हुई, मैं उसे दोहराना नहीं चाहता हूं। अब हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है? मुझे लगता है सबसे बड़ी जिम्मेदारी, फिर से मैं दोहराऊंगा, इंडस्ट्री और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बीच जो डिस्कनेक्ट है, जितना जल्दी हम समाप्त कर पाएंगे, मुझे लगता है उतनी गति हम तेज कर पाएंगे। अभी दुनिया के कुछ अर्थशास्त्रियों ने एक अध्ययन किया, आज उस रिपोर्ट की चर्चा पूरी दुनिया में है। गत वर्ष वो रिपोर्ट प्रकाशित हुई। उसकी मूल 2-3 बातों को मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहता हूं। उसमें उस रिपोर्ट में कहा गया कि 11वीं शताब्दी में वर्ल्ड जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन था भारत का, इंडिया का, वो अप्रॉक्सीमेटली 33% था। आज दुनिया के जो विकसित देश माने जाते हैं, जिनका भी आप नाम ले लीजिए, अमेरिका जैसे देशों का कंट्रीब्यूशन 0.5% के आसपास था। पूरे यूरोप को ले लीजिए तो 11-12% के आसपास था। 15वीं शताब्दी आते आते ये कंट्रीब्यूशन हमारा 33% से घटकर 26-27% के आसपास आ गया। वो दौर था जब आक्रमणकारी आए, हम गुलाम हुए, यश, धन, वैभव, ज्ञान सब कुछ हमारा लूटा गया। 1947 में आज़ादी मिली और 1950 में वो अध्ययन कहता है कि हमारा माने भारत का कंट्रीब्यूशन जो है को वर्ल्ड जीडीपी को महज 4% रह गया, 4% रह गया। अब कितनी बड़ी संपदा हमारे देश की बाहर गई, इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। वैसे उस आंकड़े हैं उस रिपोर्ट में, मैं आग्रह करूंगा कि एक बार आप जरूर देखिए।
इतिहास में हम पढ़ते हैं कि हम सोने की चिड़िया हुआ करते थे। सोने की चिड़िया हम इसलिए नहीं थे कि हमारे पास बहुत गोल्ड माइंस थी, अभी भी नहीं है। न हम लुटेरे थे कि दुनिया के दूसरे देशों से लूट के सोना ले आते थे। हमारे पास अभी जिस लाइब्रेरी में हम गए थे, नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला, यहीं शारदा पीठ, ऐसे अनेक एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस थे। ये नॉलेज इकॉनमी आज दुनिया के लोगों के लिए बड़ी प्रभावशाली और नई चीज़ है, हमारे लिए भी आज नई लग रही है। लेकिन उस जमाने में नॉलेज इकॉनमी के जन्मदाता के रूप में हमारा ही देश जाना जाता था। दुनिया के बाकी देशों के लोग जो आज विकसित हैं आकर हमारे देश में पढ़ा करते थे। ये सबसे बड़ा नुकसान हुआ। मैं आज विषय दूसरा है, मैं कभी अवसर मिला तो उसकी चर्चा करूंगा। मुझे लगता है फिर से एनईपी को मैं बार बार कहता हूं, वो एक वरदान के रूप में हमारे देश को मिली और सही अर्थों में अगर उसको हमने जमीन पर उतारा तो फिर से अभी 2023 में मैं उस रिपोर्ट का जिक्र कर रहा था, 2023 में आवर कंट्रीब्यूशन हैज इंक्रीज टू 15%, 50 में 4% और 2023 में 15%। अब ये यात्रा हमारी समाप्त नहीं होती है। अगर जो सहाय साहब कह रहे थे कि विकसित भारत का संकल्प लेकर के, आपके उस प्रेजेंटेशन में भी आया, मुझे लगता है कि अगर ये यात्रा हमें जारी रखनी है तो फिर से हमें 30% हमारा कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड जीडीपी में कैसे होगा, उसमें सबसे ज़्यादा योगदान आप जैसे इंस्टीट्यूशंस का ही होगा, ये मैं यकीनी तौर पर कह सकता हूँ। एक और आंकड़ा है जो इनोवेशन इकोनॉमी के क्षेत्र में हमारे लिए गर्व का विषय है। 2024 की ग्लोबल इनोवेशन रिपोर्ट के मुताबिक आज भारतवर्ष विकसित देशों की रैंकिंग में अपनी जगह बनाने में कामयाब हुआ है। 2023 की तुलना में 2024 में जो हमारी इंडस्ट्रियल डिज़ाइन एप्लीकेशंस हैं उनमें 36.4% की ग्रोथ हुई है, बढ़ोतरी हुई है। ट्रेडमार्क फाइलिंग में आज भारत पूरी दुनिया में चौथे स्थान पर आ गया है। जम्मू कश्मीर के संदर्भ में देखें तो स्वाभाविक रूप से मेरे पूर्व के वक्ताओं ने बताया है, 4-5 वर्षों में स्थिति काफ़ी बदली है। संसाधन और साधन युवाओं को मिले, इसके लिए अनेक प्रयत्न हुए हैं। भी शहजाद आलम ने, डुल्लू साहब ने काफ़ी विस्तार से बताया, उसमें जाना नहीं चाहता हूं मैं। चाहे वो HADP हो या मिशन युवा, इसके बारे में विस्तार से कहा जा चुका है। वो गवर्नेंस का क्षेत्र हो, इंडस्ट्री हो, एजुकेशन हो, एग्रीकल्चर हो, सभी सेक्टर्स में टेक्नोलॉजी की मदद से कैसे बदल लाई जा सकती है, इसके प्रयत्न हुए हैं। और जैसा मैंने पहले कहा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक गाइड के रूप में हमें मिली है, जो स्टूडेंट्स, टीचर्स दोनों को इनोवेशन और इन्वेंशन के लिए प्रेरित कर रही है। IIT, IIM या जो भी प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं एजुकेशन के, इसके अलावा जो जम्मू कश्मीर की यूनिवर्सिटी हैं, चाहे वो जम्मू यूनिवर्सिटी हो, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, कश्मीर यूनिवर्सिटी हो, या अनेक हमारे कॉलेज, यहाँ भी इनोवेशन प्रमोट हो रहा है। टाटा टेक्नोलॉजी की मदद से जो 2 सेंटर चल रहे हैं, इनोवेशन, इंक्यूबेशन और इन्वेंशन के, वहाँ भी कई बच्चे स्किल होकर के निकल रहे हैं। आज प्रोडक्ट की परिकल्पना से लेकर उसे डेवलप करने के पूरे प्रोसेस में एकेडमिया तथा इंडस्ट्री कैसे एक्टिवली कोलैबोरेट कर सकें, इसको प्रोत्साहित करने का एक नया प्रयास हुआ है। और मुझे विश्वास है कि इस तरह के प्लेटफॉर्म पर जो चर्चा होगी, जो आपसी संवाद होगा, उससे ये कोलैबोरेशन और मजबूत होगा। एक बात का जिक्र भूल गया, पिछले 2021 में भारत सरकार के सहयोग से एक नई इंडस्ट्रियल स्कीम भी जम्मू कश्मीर में प्रारंभ हुई, जिसमें 28,200 करोड़ रुपए का इंसेंटिव भारत सरकार ने दिया। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देश के किसी भी स्टेट में, किसी भी क्षेत्र में इस तरह का बेहतर इंसेंटिव नहीं था। और इसके कारण देश भर के
या बाहर के भी अनेक इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए प्रपोजल दिए। मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ 30 सितंबर को वो स्कीम समाप्त हो गई। जो धनराशि भारत सरकार ने 28,200 करोड़ 400 करोड़ की रखी थी, वो धनराशि भी इतने इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल आ गए, इतनी इंडस्ट्री लग गई है कि अब वो धनराशि भी समाप्त हो गई है। प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने आश्वस्त किया कि इसे हम आगे और बढ़ाएंगे, हम इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मोटे तौर पर 18,185 करोड़ के निवेश, जिससे 889 इंडस्ट्रियल यूनिट्स ये जमीन पर काम कर रही हैं। करीब 6,500 करोड़ 6,624 करोड़ से ज़्यादा का ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिन्होंने प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि मार्च अप्रैल तक लगभग 9,538 करोड़ रुपए के निवेश के साथ 324 इंडस्ट्रियल यूनिट्स और प्रारंभ हो जाएंगी। बहुत सारी इंडस्ट्रीज को हम जमीन नहीं दे सके हैं, प्रशासन कोशिश कर रहा है लैंड बैंक बढ़ाने का, नए इंडस्ट्रियल इस्टेट बनाए जा रहे हैं और कई इन्वेस्टमेंट प्रपोजल जो है वो 500,000 करोड़ से ज़्यादा के हैं। मिशन युवा की चर्चा हो गई, बहुत ही सोच समझ करके बड़ी मेहनत से ये स्कीम बनी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर के भविष्य को बदलने में इस स्कीम का बड़ा भारी योगदान होगा। युवा इंटरप्रेन्योर्स को क्रॉस सेक्टोरल बिजनेस सपोर्ट का इकोसिस्टम कैसे विकसित किया जाए, इसका भी प्रयत्न हुआ है। 2027 तक 2000 नए स्टार्टअप शुरू करने तथा वेंचर कैपिटल फंड स्थापित करने का काम भी यहाँ हो रहा है। सीड फंडिंग की व्यवस्था भी प्रशासन ने की है। ये सब पिछले कुछ वर्षों में जो काम हुए हैं, युवा इनोवेटर्स एंटरप्रेन्योर्स को स्वाभाविक रूप से इससे मदद मिल रही है और भविष्य में बहुत से आइडियाज़, रिसर्च को प्रोडक्टिव प्लेटफॉर्म इसके कारण उपलब्ध होगा। मुझे यकीन है कि आने वाले समय में हमारी इनोवेशन बिजनेस इकोसिस्टम को नई दिशा भी मिलेगी। मैं कह सकता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जम्मू कश्मीर के युवा एंटरप्रेन्योर्स को सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोशिश हुई है, जिससे उन्हें बिजनेस का स्केल बढ़ाने के साथ साथ नए विचारों, नए इन्वेंशन पर भी काम करने का अवसर प्राप्त हो। आकांक्षाएं आज युवाओं की बड़ी हैं, ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं की भी आकांक्षाएं बड़ी हैं। उनकी भी रुचि अलग अलग क्षेत्रों में इनोवेशन तथा स्टार्टअप्स के लिए है, ऐसी संभावनाएं दिख रही हैं। मैं चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के युवा एंटरप्रेन्योर्स के नए विचार एक सफल बिजनेस के रूप में परिवर्तित हों। इसके लिए जिन भी साधनों संसाधनों की आवश्यकता हो, उसे पूरा करने की कोशिश प्रशासन द्वारा की जाएगी। मैं मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स, IIM जम्मू, GCTC के साथियों के प्रति भी हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने इनोवेशन तथा स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने के लिए इस रन इवेंट का आयोजन किया और वो जम्मू में सुनिश्चित किया। मुझे यकीन है कि देश के साथ कदम से कदम मिलाकर जम्मू कश्मीर के युवा इनोवेटर्स, स्टार्टअप्स को स्थानीय अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार बनाने का हर संभव प्रयत्न करेंगे तथा उनके आइडियाज़ को उद्यमशीलता में परिवर्तित करने में मदद भी मिलेगी। मैं ब्रिक्स यूथ काउंसिल एंटरप्रेन्योरशिप रन अप इवेंट के लिए आप सभी को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं और आपके आइडियाज़ की सफलता के लिए माँ वैष्णो देवी से प्रार्थना करता हूं। बस एक अंतिम वाक्य कहते कि नील आर्मस्ट्रांग से जब पूछा गया, जब चंद्रमा पर पहली बार मनुष्य पहुंचा, तो उससे एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं, तो उसने कहा कि मेरा बस चले तो डिक्शनरी से इम्पॉसिबल वर्ड को हम सदा सदा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।